हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों, मैं आज आपके साथ सोल्व कर रहा हूं आपका टैक्सेशन का एग्जाम जो आपने यस्टरडे दिया है 9 मई 2024 को। पहले मैं बच्चों आपको पेपर के रिगार्डिंग रिव्यू दे दूं। मेरे अकॉर्डिंग पेपर बहुत इजी था। आप एक बार अपने आंसर मिलाना। ये बच्चों सजेस्टेड आंसर होंगे जो मैं अपनी अजम्पशन के साथ करूंगा। हालांकि मैं अल्टरनेट वे आपको बता दूंगा कि आपको अल्टरनेट अगर ऐसे किया होगा, मतलब डिफरेंट वे में, तो भी आपका आंसर इंस्टीट्यूट ठीक करेगा। अभी हम बच्चों इनकम टैक्स वाला पोर्शन सोल्व करेंगे पहले। इवन आप यूं समझो बच्चों, हम ये लाइव क्लास में कर रहे हैं सब बच्चों के साथ। जब बच्चों आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और अपने आंसर टैली कर रहे होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट अराइज होता है, कोई कंफ्यूजन अराइज होती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे तो भी आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और बच्चों, इसका जो सोल्यूशन है पीडीएफ में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है रियल एकेडमी रोहतक। मतलब हमारी ऐप, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सब सेम नेम से है, रियल एकेडमी रोहतक। आप किसी भी हेल्प के लिए यहाँ आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी चैप्टर में फ्री कंटेंट की जरूरत हो, मान लो एक चैप्टर में कोई टॉपिक समझना है, तो बच्चों आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पर आप हमारे को कह सकते हैं। ये बच्चों हमारी एप्लीकेशन है रियल एकेडमी रोहतक के नाम से। आप अगर देखेंगे तो यहाँ हमने आप लोगों के लिए एक फ्री कंटेंट के नाम से कोर्स बना रखा है, जिसमें पुराने सारे आरटीपी, एमटीपी सब क्वेश्चंस हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स में सिर्फ कंटेंट वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से फोल्डर ओपन हो जाएंगे। उस फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सब एमटीपी आरटीपी अवेलेबल है। तो अब बच्चों मैं एक बार आपको सोल्यूशन शुरू करा रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों ने बच्चों बोथ ग्रुप के एग्जाम देने हैं, मतलब अभी उनका सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, वो ये क्लास बाद में देख लेना जब आपके सेकंड ग्रुप के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो बिना वजह टेंशन हो जाती है अगर हमारा कोई भी पॉइंट गलत हो। तो एक बार बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मिस्टर साहिल रेजिडेंट इंडियन। हम यहां पर सबसे पहले एज को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जब टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होगी ना बच्चों, तो वहां पर ये रेलेवेंट होता है, तो हम उसको पहले ही सर्कल करके चलते हैं। ए मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई gives the following manufacturing, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024। तो ये बच्चों मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट दे रखा है। अभी हम इसमें कुछ वैसा नहीं कर रहे, पहले सारी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे फिर इसके अंदर वाली चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ एसएससी। कमीशन अमाउंट एट द मार्केट रेट इज 36,000। 40A2 लगेगा। पेमेंट टू रिलेटिव एक्सेसिव है यहाँ पर 10,000। ये ऐड होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में इंक्लूड है। सेकेंड वन, एसएससी पेड 33,000 इन कैश टू ए ट्रांसपोर्ट करियर। अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो ना, तो आप मानकर चलो कि बच्चों 35,000 की लिमिट हो जाती है। ऑन 26 दिसंबर 2023 दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। एज्यूम दैट प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस पेमेंट। वैसे भी 35,000 से कम की पेमेंट है, कैश में है, तो आपको पता है कि वो हमारी क्या हो जाएगी, अलाउड। तो मतलब इसका कुछ भी नहीं करना, ना आपको ऐड करना है ना लेस करना है। अलाउड खर्चा है, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना। आगे कहता है ए सम ऑफ ₹4,000 पर मंथ वाज पेड एज सैलरी टू ए स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों जो क्वेश्चन 28 हमारी बुक का है वो सेम एज दी स्टडी का क्वेश्चन है। स्टडी ने यहाँ पर दो अल्टरनेट दिए है। पहला वो कहते हैं ये जो 48,000 रुपए है ना, स्टाफ को सैलरी हर महीने दी गई है, और वो कह रहा है कि ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी नहीं है हमने, तो ऐसे गलती थोड़ा लग सकती है। इसका मतलब ये चीज इंटेंशनली की गई है, और अगर ये चीज इंटेंशनली की गई है तो वो सीधा सीधा कह रहा है कि ये खर्चे की आपको क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन। और वो जो आपने, मतलब वो इसको मान रहा है कि ये जो 4,000 पर मंथ है, आप कह रहे हो मेरी है नहीं, वो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स मान रहा है। तो ये 48,000 क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऐड। और नीचे लिख रहा है अल्टरनेटिवली आप इसको लेस कर सकते हो, लेकिन फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। देखो यहाँ दो बातें हैं।
पहला तो एक बार इसने ऐड करके आंसर दे दिया, फिर इसके बाद ये क्या लिखता है शुरू, कहता है इट इज आल्सो पॉसिबल टू टेक ए व्यू डेट सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट वाज एरनेस्ट ओमिशन, भाई भूल गए थे, दैट असेसी हैज ऑफर्ड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम, in such a case same should not be added back as unexplained expenditure but would be allowed as deduction while computing profit and gains of business and profession। तो मान लो मैं एग्जाम में बैठा हूँ, 15 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है एक बार मुझे ऐड करना है, उसके ऊपर 1 लिखना है, नोट में जाना है, बताना है कि अल्टरनेटिवली इसको हम ये मान सकते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन है, हम सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन अगर उनको देंगे तो 48,000 ऐड की बजाय लेस हो जाएगा। तो मेरे से कोई पूछे क्वेश्चन में कितना चेंज आएगा, एक आप अभी 48 ऐड करके इनकम निकाल लेंगे, अगर उसी 48 को ऐड की जगह लेस करना होता तो ओवरऑल 96,000 रुपए लेस हो जाएगा। तो मैं अभी आपके सामने जो जीटीआई निकालूंगा उसमें से 96 हटाकर हमारी दोबारा आ जाएगी, वो हम वैसे वहां चाहे ना करें, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा, जो बच्चे करके आए होंगे उनके पास दोनों आंसर होंगे कि ये भी किया जा सकता था, मतलब आप 48 ऐड भी कर सकते हैं और 48 लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट कह रहा है कि 2 ऑप्शन है आपके पास। आगे कहता है जो बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 24 was 20,000 and balance was paid in October 24। अब जब इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दे रखा है ना, जैसे यहां पर, तो उसने ना यहां पर इसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर दे रखी है, जो सेल है ना वो 2 करोड़ से ऊपर है। अब 2 करोड़ से ऊपर है तो इसको कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ता है, तो इसने यहाँ जो हमारे को क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है ना, तो वहां नवंबर में पेमेंट कह रखी है, मतलब 31 अक्टूबर के बाद। लेकिन ये जो क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, अगर आप यहाँ टर्नओवर देखेंगे तो 43,50,000 रुपए टर्नओवर, तो मतलब 2 करोड़ से कम है, इवन 1 करोड़ से भी कम है, तो इसको क्या नहीं कराना, ऑडिट। तो यहाँ हम नोट लिखेंगे, वी आर एज्यूमिंग ही इज नॉट लायबल फॉर ऑडिट। जानकर इंस्टीट्यूट देता है कि बच्चे को अजम्पशन से करना है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसको पता होगा, यहाँ वो अजम्पशन से क्वेश्चन करे और अजम्पशन बताए कि ये भी हो सकता था, ये भी। तो पहली बार तो हम ये मानेंगे कि आपको 31 जुलाई तक रिटर्न भरनी थी। अब 31 जुलाई तक रिटर्न भरनी थी, तो जो आप बैंक का इंटरेस्ट अक्टूबर में दे रहे हैं उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 20, बाकी का अगर यहां देखें तो टोटल 60,000 रुपए है बच्चों, और 60 में से वो क्या कह रहा है, कितने रुपीस, 20, तो 40,000 वापस ऐड हो जाए। कोई पूछे कौन सा सेक्शन, हालांकि आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जगह सेक्शन याद रखो, हो सके तो बेस्ट है। यहाँ 43B लगता है, जो पेमेंट कहता है कैश बेसिस पर अलाउड होगा, मतलब पेमेंट बेसिस पर खर्चों की डिडक्शन मिलेगी। आगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब मिसलेनियस एक्सपेंस में आपने जो डोनेशन दे रखा है उसको इंक्लूड कर रखा है, यहाँ वापिस ऐड, लेकिन याद रखना है सेम की 80G की क्या मिलेगी, डिडक्शन, नो लिमिट 100%, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूरे 100% की मिलेगी, और नो लिमिट का मतलब है कोई क्वालिफाइंग अमाउंट नहीं देखना हमें। अब इसके जस्ट आगे, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स रिप्रेजेंट शेयर्स सोल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अभी आपको पता है क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, यहां जो लॉस हुआ है आपको ये शेयर्स के ऊपर, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये यहां तो वापस ऐड होना है, पीजीपीपी का खर्चा थोड़ा जो यहां लिख दिया तो यहां तो वापस ऐड होगा, लेकिन जब आपको सेटअप करने की बारी आएगी तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेटअप हो जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो जाएगा। तो मतलब उसने इनडायरेक्टली बताया है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपका, क्योंकि उन शेयर्स को आपने 6 महीने पहले ही खरीदा था। तो विद इन 1 ईयर अगर आप लिस्टेड शेयर्स बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म, और अनलिस्टेड होंगे तो 2 साल, तो ये तो 6 महीने के अंदर है, तो कौन सा लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसके बाद आपसे कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर रिप्रेजेंट शेयर्स हेल्ड फॉर 2 इयर्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाज पेड। एसटीटी लगता ही तभी है जब लिस्टेड शेयर्स हो, तो कुल मिलाकर ये जो आपका आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये रहा बच्चों LTCG। अब यहां पर ये बताना चाहता हूं, ये 112A वाला है, यहां से तो लेस होना ही होना, यहां क्यों ऐड करना था, इस हेड की इनकम थोड़ा थी, तो यहां से आप क्या कर देंगे, लेस। अब हम गए कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में पहले लिखेंगे LTCG 112A 45,000,
उसमें से वो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 20-25 हजार रुपए बचेंगे वो आपका एग्जेम्प्ट है, क्योंकि 1 लाख तक LTCG 112A पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट, यहां पर देखो, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000। पता है, अगर आप हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे करेंगे तो 80C की रिडक्शन मिलेगी, एंड इट रिलेट टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय हिम। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाज 260। अब लिमिट पता है कितनी है? 2 लाख की। 115 BAC से ये शिफ्ट कर रहा है, तो 2 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी हेड से आ जाएगा लॉस। हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है। प्रॉपर्टी 45 लाख की है, 50 से ज्यादा नहीं है। लोन 25 लाख है, 35 से ज्यादा नहीं है, और सैंक्शन हो गया था 16-17 में। दीज अमाउंट वर नॉट डील्ड विद इन P&L अकाउंट। ऊपर P&L अकाउंट में इनको नहीं डील किया हुआ, करना भी नहीं था। और अब आपसे कह रहा है एज्यूम दिस हाउस लोन इज इलिजिबल फॉर 80EE। वो तो पता ही लग रहा था 80EE की है, लेकिन उसकी लिमिट अगर मैं बात करूं बच्चों 80EE की 50,000 रुपए है। मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ 260 में से 2 लाख ये ले ली, रह गए 60,000, तो हम कहेंगे 80EE की रिडक्शन। उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50,000 रुपए। अगर यही 80EE हो जाता तो वहां 150 हो जाती है। और अब इसके जस्ट आगे, डेप्रिसिएशन अलोएबल अंडर द एक्ट टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसके अंदर भी बच्चों डेप्रिसिएशन का पॉइंट था, वही सेम इन्होंने यहाँ रिपीट कर रखा है। देखो क्या लिख रखा है, WDV पहले 1190 की है, 2 लाख रुपए की वो खरीदी है जो मोर देन 180 डेज यूज हुई है, और टोटल कितने की खरीदी है? 4 लाख की। तो सेम यही बात इन्होंने यहां भी कही। इन्होंने कहा ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/23 12 लाख, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 डेज 2 लाख, और टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। मेरे से कोई पूछे करना क्या है, मैंने कहा 12 लाख WDV है, कहता है हाँ। मैंने कहा 2 लाख वो खरीदी है जो 180 डेज से ज्यादा है, और 2 लाख वो खरीदी है जो 180 डेज से क्या है? कम है। तो आपके पास टोटल WDV हो गई 31 मार्च 2024 को 16 लाख। अब 14 लाख के ऊपर तो लगेगा डेप्रीशिएशन 15% से, और जो 2 लाख की है उसके ऊपर लगेगा 7.5% से। और इसके जस्ट आगे कहते हैं इग्नोर एडिशनल डेप्रीशिएशन, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है। हमारे वाले में उसने क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो 115 BAC में करवा रहा था, उसमें तो एडिशनल मिलता ही नहीं है। मैंने बोला है उसने एक जगह भी बच्चे को तंग करने के लिए सोच ही नहीं रखा था, बस वो अच्छे से प्रिपेयर करके गया हो, उसको बाद उसको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब ये कह रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर साहिल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। वो चाहता तो यहाँ तीनों में पूछ लेता कि एक बार नॉर्मल में बता दो, 115 BAC 1A में बता दो, और एक आगे और आता है बच्चों AMT। उसने कहीं बात नहीं की, उसने कहा सिंपल सा आप बता दो नॉर्मल टैक्स रिजाइन में हो, इस पर्सन की टोटल इनकम बताओ और टैक्स लायबिलिटी बताओ। तो एक बार हम अटेम्प्ट करते हैं कि किस तरह से हमें एग्जाम में करना होता है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 1 आप यहां लिखेंगे बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आपकी मर्जी है, एग्जाम में लाइनें लगाओ या भले ही ना लगाओ, उसके कोई मार्क्स मिलने या कटने वाले नहीं है। आप जस्ट अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना जानते हो, सब ओके है, कोई पेंसिल किसी चीज की नीड नहीं होती बच्चों। सबसे पहले मैं आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसके बाद अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो मुझे पता है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कही गई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2,60,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया गया है। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो NAV नील होती है बच्चों, नेट एनुअल वैल्यू 0। अब आप यहां लेस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये आपको अलाउड होने वाला है अप टू मैक्सिमम लिमिट, जो कि 2 लाख रुपए। आप लिख देंगे प्रॉपर, अलाउड अप टू मैक्सिमम लिमिट। ये बच्चों 2 लाख रुपए लॉस आ गया। अब ये अभी ना हम सेट ऑफ कर लेंगे, हमने एक बार निकाल लिया, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का जो करंट ईयर का लॉस होता है ना, आप उसको बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
अब इसके बाद आप अगले हेड पे आ जाओ, जो हमारा मेन इन्होंने दे रखा है वो है पीजीबी। हम पीजीबीपी में आए तो हमने शुरुआत की नेट प्रॉफिट से, तो लिखा नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। अगर हम यहाँ नेट प्रॉफिट देखें तो बच्चों 13,56,000 है। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट करना चाहेंगे जो हमें दे रखी है, फिर उसके अंदर जाएंगे। पहला अमाउंट है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में इंक्लूड है जो पेमेंट रिलेटिव को की है, तो लिख देंगे एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। अब अगर इसके बाद सेक्शन याद रहे तो जरूर मेंशन करो अंडर सेक्शन 48(2), और नहीं है ध्यान तो बिल्कुल नहीं लिखना। इवन आप घटाकर दिखाओ 46 माइनस 36 कि आपको 36 पे करने थे और पे किए हैं 46। अब जैसे अगले वाला ऐड नहीं होना तो चाह तो नोट में जाओ या यहीं लिख दो पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर ₹33,000, क्योंकि उनकी एडजस्टमेंट है। अब मैं नीचे नोट लिखूंगा, इससे अच्छा यही लिख दूंगा इन कैश अलाउड बिकॉज नॉट एक्सीडिंग ₹35,000 अंडर सेक्शन 40A(3). 40A(3) के अकॉर्डिंग अगर आप 35,000 तक ट्रांसपोर्टर को कैश में पे करते हो तो अलाउड रहेगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरे पॉइंट में आए 4,000 पर मंथ। अब क्योंकि मुझे पता है इससे रिलेटेड मुझे नीचे लिखना है तो मुझे सबसे लास्ट में नोट लिखना है, तो मैं अभी सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दूंगा सैलरी पेड टू एम्प्लॉय नॉट शोन इन P&L अकाउंट treated as unexplained expenditure। मतलब ये गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स मान रही है। जब टैक्स लगाना है ना इसके ऊपर तो 78% इफेक्टिव होता है, मतलब आप पहले लगाएंगे 75% और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जब सब पे लगेगा तो इस पे भी लग जाएगा, तो मतलब इसके ऊपर इफेक्टिव रेट क्या बनेगा 78%। अभी के लिए 4,000 पर मंथ इंटू 12, क्योंकि पहले इनकम तो निकाली जाए 48,000। अब सबसे लास्ट में मेरे को ध्यान रखना है कि मुझे इसका नोट लिखना है कि अल्टरनेटिवली मैं इसको लेस भी कर सकता, ठीक है ना, वो सारा ध्यान रखना पड़ता है। इसके जस्ट आगे ये हो गया पॉइंट। इसने हमें बोला कि बैंक वालों को हमने लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट की है, तो यहां लिख दिया इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म लोन। अब आप यहां लिखेंगे अंडर सेक्शन 43B ये अमाउंट है 40,000, 60,000 रुपए टोटल है जिसमें से 20 वो पे कर चुका है। आप लिख भी सकते हैं नोट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अब इसके रिगार्डिंग एक नोट और बनेगा। हम यहां लिखेंगे कि हम मान रहे हैं कि ड्यू डेट ऑफ जो रिटर्न थी वो 31 जुलाई थी, क्योंकि इसकी जो टर्नओवर है ये नोट में दिखेंगे 2 करोड़ से कम है। अल्टरनेटिवली हम मान सकते हैं कि ऑडिट कराने के लिए लायबल था, तो उस केस में ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी। देन सच इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इट विल नॉट बी एडिड बैक। उसको होगा बच्चे ने कितने प्रॉपर तरीके से एजम्पशन के साथ बताया है, वैसे सीधा ऐड करके चलेंगे। आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों वो हमसे कह रहा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, तो मेरे से वो पूछे इस पॉइंट का पहले। इसके बाद है बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो आप एक बार तो इसको ऐड करो, लेकिन आप बाद में ध्यान रखेंगे कि 80G की हमें क्या देनी है डिडक्शन। तो कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस। तो ये बच्चों अगर हम बात करें अमाउंट की तो 10,000 रुपीज दे रखा है। अभी हम सारी एक बार एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल तो ऊपर वैसे ही लेस हो रहे हैं। हाउसिंग लोन उसने कहा है पीजीबीपी में हमने कुछ नहीं कर रखा, तो एक बार आप ऊपर आ जाओ आप एक एक चीज को। अभी मैंने डेप्रिसिएशन का पॉइंट करना, अभी आप पहले देखो ये लिख रखा है SGST पेनल्टी पेड, इट इज नॉट कंपनसेटरी नेचर। मैंने कहा था कि जब लॉ के अकॉर्डिंग कोई पेनल्टी लगती है ना, तो अगर वो कंपनसेटरी नेचर की हो तो अलाउड होता है, लेकिन अगर वो इनफ्रिंगमेंट ऑफ लॉ के कारण हो, इनफ्रिंगमेंट ऑफ लॉ की आपने लॉ तोड़ा है, तो वो अलाउड नहीं हो।
ठीक है, तो इसने यहाँ क्लियर किया है, लेकिन जब इन्होंने वहां क्वेश्चन बना रखा है ना, तो वहां इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा, तो वहां ये दो अजम्पशन से करते हैं, जीएसटी पेनल्टी वापस ऐड करा दिया, नीचे इसने नोट लिखवाया था वहां कि आप ये भी मान सकते हैं कि ये कंपनसेटरी नेचर की है, तो मतलब दो पॉइंट होते हैं, उसने यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट की, सीधा क्लियर लिख दिया कि ये किस नेचर की नहीं है, कंपनसेटरी, इसका मतलब लो तोड़ने के कारण। क्वेश्चन आता है कंपनसेटरी नेचर की क्या होती है, कंपनसेटरी नेचर का मतलब होता है हमने लो नहीं तोड़ा, पेमेंट करने में डिले किया है, जिसके कारण हमसे ब्याज लिया जा रहा है, जो ब्याज है ना बच्चों, वो कंपनसेटरी नेचर का होता है। आप मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का मेरा बिल आया, मेरे को जिस लास्ट डे पे करना था ना, किसी अनअवॉइडेबल रीजन के कारण मैं नहीं पे कर पाया, उन्होंने क्लियर लिख रखा था कि ये जो 20,000 का बिल है, 400 रुपए लेट अमाउंट पे करना पड़ेगा, मैंने अगले दिन उसकी पेमेंट कर दी, क्या मैंने कोई कानून तोड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो सिर्फ डिले किया है, और जिसके लिए मैंने उनको कंपनसेट किया है, कैसे? 400 रुपए एक्स्ट्रा पे करके। लेट पेमेंट करना कभी भी कानून तोड़ना नहीं होता, किसी के पास भी पर्टिकुलर डे में पैसे नहीं हो सकते, तो उसने नहीं पे किए, तो वो जो अमाउंट पे एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो कंपनसेटरी नेचर का होता है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटरी नेचर। तो वो क्लियर कह रहा है कि ये कंपनसेटरी नेचर का नहीं है, कंपनसेटरी नेचर का नहीं है तो क्या हो जाएगा? वापिस है, तो यहां कर देते हैं, आप लिखेंगे यहां एसजीएसटी पेनल्टी, अमाउंट है बच्चों 7,000। आगे बढ़े, इसने हमें यहां पर ये जीएसटी पेड अलाउड खर्चा है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये 20,000 रुपए वापिस है। अब हमें पता है बाद में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, वहां से सेट ऑफ हो जाएगा 20,000 रुपए। इसके जस्ट आगे डेप्रीशिएशन बच्चों 2 लाख। अब डेप्रीशिएशन तो आप कहोगे बिजनेस का अलाउड खर्चा होता है, बिल्कुल अलाउड खर्चा होता है, लेकिन अगर वो नीचे एसेट्स की डिटेल दे रहा है तो मतलब वो डेप्रीशिएशन अपने तरीके से आपसे निकलवाना चाहता है, मतलब उसका क्लियर कट है यहां पर। तो एक बार हम यहां डेप्रीशिएशन लिख रहे हैं, डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32। अभी ना बच्चों मैं नोट बना दूंगा, मैं ना नोट वाली हर चीज को डिले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रॉपर अटेम्प्ट करवा रहा हूं, तो मेरे को यूं पता है कि वो सारा होने के बाद लिख लेंगे हम लोग, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें ना, तो जैसे सिर्फ पीजीबीपी हुआ, बाद में हमने ऐड तो करना है, तो यहाँ लिख लो। अब यहाँ पर नोट 1 कौन सा था? वो जो आपने सैलरी पे किया है और उसको अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं? लेस कर सकते हैं, तो लिख दो अल्टरनेटिवली, और या फिर सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि तीसरा नोट, तो उसको लास्ट में लिख लेंगे। तो अभी के लिए आप समझो, जो 14 लाख रुपए है उसके ऊपर तो आपका है 15%, मतलब 2,10,000, और जो 2 लाख रुपए है उसके ऊपर है 7.5%, नोट पूरा बनेगा वहां, तो टोटल 2,25,000 रुपए। ये अभी जो ऊपर लिख कर आया हूं ये सब ऐड होने, और अब जो क्रेडिट वाले हैं उनको लेस करना है। आगे आए हम, अब यहाँ पर ना अगर आप देखो तो सेल और क्लोजिंग स्टॉक तो ओके है यहीं के, ग्रोस प्रॉफिट यहीं के, ये 3 अमाउंट। अभी क्वेश्चन आता है ये कहाँ जाएंगे? मैंने कहा डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी अदर सोर्सेज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस 4500 कटा हुआ है, तो जब ये वापस ऐड करेंगे अदर सोर्सेज में तो 15,000 लिखेंगे, और जो टैक्स पेबल आएगा वहां 4500 लेस ही होंगे क्योंकि वो पहले से डिडक्ट है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर एलटीसीजी, ये आपका कैपिटल गेन हेड में जाएगा। तो मेरे से कोई पूछे यहाँ बताओ ना, मैंने कहा यहाँ ये तीनों लेस होंगे जितने ऐड है। कितने कितने ऐड है? 15,000, 10,500, 45,000, तो लेस कर देते हैं। आप लिखो यहां पर, पहला डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, अमाउंट है बच्चों 15,000, 10,500, क्योंकि इसमें तो जितना ऐड है उतना ही लेस होना है, 45,000। अब हमने एक बार बच्चों टोटल किया, पहले ऐड वाली आइटम्स को फिर लेस वाली आइटम्स को। ये बच्चों टोटल आ रहा है हमारा 16,91,000, उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे, ये आ रहा है बच्चों 13,95,500। अगर आप ये कहेंगे तो ये पीजीबीपी इनकम है।
अभी हम सारे हेड को बाद में इकट्ठा कर लेंगे, कि पहले हेड वाइज इनकम निकाली जाती है, फिर जीटीआई की तरफ जाएंगे, फिर डिडक्शन लेस करके करेंगे। नोट अभी हमारे पेंडिंग है। मतलब मेरे से कोई पूछे कि अगर वो पर्सन अल्टरनेटिवली सैलरी को अलाउड करा लेता तो इसमें से एक बार 96,000 लेस कर दो, तो ये आंसर आ जाता 12,99,500। और कहीं कोई चीज नहीं आता, वो अभी हम नोट लिख देंगे। आपको क्या ये आंसर लिखना जरूरी है? नहीं, ये तो मैं यूं कर रहा हूं कि जिस बच्चे ने सोल्यूशन किया होगा उसको पता होना चाहिए कि अगर उसका 12,99,500 भी आया है तो आंसर सही करके आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों में आ गया थर्ड है, जो कि है कैपिटल गेन्स। अब आप मुझे कैपिटल गेन में कहेंगे, मैंने कहा एक तो एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112A है। अमाउंट है बच्चों 45,000। टैक्स निकालती बार इस पे कोई टैक्स नहीं लगना, लेकिन ये जीटीआई का पार्ट बना रहता है। इसमें से लेस कर दोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो कि है हमारा 20,000। तो बाकी आपका कितना कैपिटल गेन रह गया? 25,000। एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112A। इसके जस्ट आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहली चीज है बच्चों डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। लॉटरी विनिंग। अब ये नेट ऑफ टैक्स है, 10,500 प्लस 4500। ये बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे 30,000। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आप क्या करो, एक एक हेड को लेकर चलो। जो हमारा ये लॉस है ना बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। 2 लाख तक ही हो सकता है और है भी 2 लाख। तो 2 लाख रुपए अदर हेड से सेट ऑफ कर सकता है, तो हम पीजीबीपी से कर देंगे। कैपिटल गेन से क्यों नहीं करेंगे? उसके ऊपर वैसे ही टैक्स नहीं लगना, और अदर सोर्सेज पे सेम रेट से लगता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे तो मतलब सेट ऑफ कर नहीं सकते, तो नो डाउट हम पीजीबीपी से ही करके दिखाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब हम बता देंगे ना कि सेट ऑफ कौन सा किससे हुआ। बिजनेस से इनकम है आपकी 13,95,500। इसमें से आप लेस करो सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है ना बच्चों, वो है हमारा 2 लाख। हमने कर दिया सेट ऑफ। इसके बाद इसमें ऐड कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बाद में हालांकि वो टैक्सेबल नहीं होना, लेकिन एक बार तो ऐड करो ना, 25,000 रुपये। और इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 30,000। हमने पूरे को ऐड कर दिया 12,50,500। दैट इज जीटीआई। अब आ जाते हैं डिडक्शंस पे, ताकि फिर टैक्स कंप्यूट कर पाए। डिडक्शन अंडर सेक्शन। सबसे पहले देखो बच्चों, इसने ना एटीसी रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है। कितना अमाउंट है? 50,000। उसके बाद इसकी डिडक्शन बन रही है एटी जी की, जो डोनेशन दिया था ना, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ नो लिमिट के अंदर आता है 100%। तो ये 10,000। इसके अलावा डिडक्शन मिलेगी, इसके ऊपर लिख देता हूं अंडर सेक्शन 80G, क्योंकि सेक्शन लिखने होते हैं। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मतलब ये तीनों 260 था ना, तो 50,000 रुपए की यहां मिल जाए, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है बच्चों वो 50,000 है। ये हमने लिख लिए थे पहले। देखो ये 80G, ये 80C, और यहाँ पर 80EE। 80EE में लिख भी सकते हो, मतलब 260 इंटरेस्ट है,
माइनस 2,60,000, बट अलाउड अप टू मैक्सिमम लिमिट ₹50,000। बस तो एक बार आप ये घटा दो, 11,40,500, दैट इज टोटल इनकम। अब एक बार बच्चों, हमने ना टैक्स निकालना है। जब हम टैक्स निकाल रहे होते हैं ना, तो हम क्या चीजें ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो किस इनकम के ऊपर कैसे लगना है। ये तो रहने वाली है बाद में एग्जाम 25,000, ओके, क्योंकि 112 ए में है। ये जो है इसके ऊपर लगेगा 30%, बाद में वही टीडीएस लेस भी हो जाएगा। बाकी जो है वो बच्चों सेम रहता, लेकिन वो जो आपके 48,000 रुपए है ना, इसके ऊपर टैक्स लगेगा 75%, और फिर 4% बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट 78 होता है। तो अब हम इसको टैक्स कैसे लगाएंगे वो देखो आप। 11,40,500 आपने कहा टैक्स पेएबल, तो आप पहले ऐसे लिखो, ऑन अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अमाउंट देखो कितना है, 48,000, इसमें से उस पर आप टैक्स लगा रहे हो 75%। तो मैं अगर 75% करूं बच्चों इसका, तो ये हमारा बन रहा है 36,000। पहली चीज ऑन अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे, ऑन एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112, 25,000। नील बच्चों, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगे। 1 लाख से ऊपर होता ना, तो ऊपर वाले पे 10% लगता। उसके बाद ओन कैजुअल इनकम 15,000 रुपए है वो, और इसके ऊपर एट द रेट 30%, तो हमने किया 4,500। ये सब हो गया। अब एक बार आप देखना बच्चों, मेरे से कोई पूछे इसके बाद, मैंने कहा अब ये देखो 11,40,500 थे, उसमें से ये घटा दो। 11,40,500 में से कितने लेस हो रहे हैं, 88 ओन अदर इनकम। आपकी बाकी इनकम कितनी रह गई, 10,52,500। अब क्योंकि इसकी ये 40 साल है, तो आप मानकर चलो बच्चों, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन तो है नहीं, और नॉर्मल स्कीम के अंदर पहले 250 पे कोई टैक्स नहीं, अगले 250 के ऊपर 5% से 12,500, अगले 5 लाख के ऊपर 20% से 1 लाख। तो हम पहले 10 लाख पे लिखते हैं 1,12,500, और उसके बाद नेक्स्ट 52,500 के ऊपर एट द रेट ऑफ 30%, 15,750। मतलब अगर किसी बच्चे ने वहां 48,000 को लेस किया है, तो नो डाउट आंसर तो अलग होगा, उसका अनडिस्क्लोज सोर्सेज से कोई लिंक ही नहीं है। तो एक बार आप जस्ट ऐड करो, ये अमाउंट आ रहा है बच्चों 168,750। अब इसके ऊपर आप ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो कि है 6,750, 1,75,500, और इसमें से लेस कर देंगे बच्चों टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम 4,500, पहले टीडीएस कटा हुआ, तो नेट टैक्स पेबल आ जाएगा 1,71,000। जो हमने अजम्पशन लिए हैं उसके बाद ये आंसर। अब एक बार वो 3 नोट लिख लेते हैं। नोट 1, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय अल्टरनेटिवली कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट if assessee furnishes sufficient
इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिख लो, डिटेल लिख लो, एंड प्रूव दैट इट वाज एरर ऑफ ओमिशन। मतलब वो कहीं ना कहीं कन्विंस कर दे कि ये जो गलती है वो क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है वो 31 जुलाई है। अल्टरनेटिवली ये भी माना जा सकता था कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है। वी एज्यूम दैट वी एज्यूम दैट एसएससी वाज नॉट liable for audit, so due date of return was 31st July 2024. Alternatively, it can assume that due date of return was 31st October 2024. Then rupees 40,000 interest will not be added back to profits. और तीसरे नंबर पे तो हम डेप्रिसिएशन बता रहे हैं। आप पता कैसे करते हैं बच्चों, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। आपकी ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट है वो प्लांट एंड मशीनरी है, जिसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% दे रखा है। वैसे भी हमें जनरल रेट पता है। अब आप यहां पर लिखो WDV एज ऑन 1/4/2023। आप WDV देखो बच्चों 12 लाख। अब यहां लिखो एड एसेट परचेज्ड and put to use for more than 180 days during the previous year। क्योंकि अगर आप नोट नहीं लिखेंगे ना तो ठीक ठाक नंबर लूज कर जाएंगे, क्योंकि वो देगा ही नहीं। हर एक नोट रेलेवेंट है। एसेट परचेज्ड and put to use for less than 180 days during the previous year। ये अगेन बच्चों 2 लाख हमने पूरे का टोटल कर दिया, 16 लाख WDV आ गया। अब बनता है इस पे डेप्रीशिएशन। आप यहां लिखेंगे डेप्रीशिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 ऑन 14 लाख एट द रेट ऑफ 15%, ऑन 2 लाख एट द रेट ऑफ 7.5%। ये बच्चों 210, ये 15,000 और टोटल 225। ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सेकंड ए पार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस का 6 मार्क्स का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। कोई रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं निकलवा रहा, दे रखा है, कहते हैं बस इसकी टोटल इनकम निकाल दो। Mr. Tilak, age 35 years, furnishes the following information regarding his income for the assessment year 24-25. Compute his total income if he is। पहला केस रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हम जब टोटल इनकम बनाएंगे तो 2 कॉलम बना देंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इग्नोर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। एक जगह भी उसने ये लाइन मिस नहीं की, हर जगह उसने बाहर रखा ताकि वही नॉर्मल प्रोविजन वाले क्वेश्चन में। पहला, रेमोनरेशन ऑफ 50,000 फॉर सर्विस रेंडर्ड इन मलेशिया credited to his bank account in Malaysia and immediately remitted to his bank account in India। पहली और मेन बात बच्चों, ये जो रेमोनरेशन सर्विस रेंडर करने के कारण मिला है, आप मानकर चलो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए सिर्फ टैक्सेबल होगा, क्योंकि अर्न भी बाहर है, रिसीव्ड भी बाहर है। इसके जस्ट आगे
और एक और मेन चीज याद रखना, अब ये जैसे 50,000 रुपए है, सैलरी हेड की कोई और इनकम नहीं है, तो उतने की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाए, समझ गए, उसमें ऐड भी होगा। और वो क्योंकि आप देखो कुछ और लिख नहीं रखा, कहीं कंप्यूटेड नहीं लिख रखा, या फिर आप नीचे लिख सकते हैं कि वी आर एज्यूमिंग इट इज कंप्यूटेड, क्योंकि वो तो आपकी एक नॉर्मल सी बात है, उसने तो रेमोनरेशन लिख कर छोड़ दिया। इवन हम ऊपर पूरा लिख लेंगे, नीचे लिख देंगे अल्टरनेटिवली वी कैन एज्यूम इट इज ग्रोस सैलरी, सो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी अलाउड, देन इनकम विल बी नील। उसको है कि बच्चे ने दोनों आंसर दे दिए जो भी अल्टरनेट बनते थे। आगे, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन इंग्लैंड, कंट्रोल फ्रॉम बॉम्बे 3 लाख, आउट ऑफ विच 25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। पहले देखो बच्चों, बिजनेस बाहर है, ठीक है, कंट्रोल इंडिया में है, तो दोनों के लिए टैक्सेबल है, फिर रिसीव्ड को तो कंसीडर ही नहीं करना, मतलब ये इनकम दोनों के लिए पूरी 3 लाख टैक्सेबल है। अब इसके जस्ट आगे, अमाउंट ब्रोड टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट लेकर आ रहे हो इंडिया में, अर्न इन सिंगापुर, मतलब फॉरेन की इनकम है, तो मैं कहूंगा ये टैक्सेबल थोड़ा होती है, ये लाने के लिए क्यों टैक्सेबल हो जाएगी, प्रीवियस ईयर की है ही नहीं, ये किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती। पास्ट अनटैक्स इनकम ब्रोड इनटू इंडिया नॉट टैक्सेबल फॉर एनीवन। आगे बढ़े, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन इंडिया, लैंड कहां पर है, अर्न इंडिया में है, बट रिसीव्ड इन मलेशिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, सबके लिए टैक्सेबल। इसके जस्ट आगे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड एट नेपाल 18,000 रिसीव्ड देयर, अर्न भी वही है, रिसीव्ड भी वही है, एंड देन ब्रोड टू इंडिया, ब्रोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टैक्सेबल होगी ऑर्डिनरली के लिए। आगे बढ़े, he paid 50,000 toward principal repayment of loan taken from construction of his self occupied house in India। सारी बातें पूरी हैं, 80C की क्या मिलेगी, चाहे आप ऑर्डिनरली हो या नॉट ऑर्डिनरली हो, क्योंकि जो 80C की रिडक्शन है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, उसके लिए रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़े, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब आइन इंडिया से, आइन इंडिया से है तो सबके लिए क्या हो गया, लेकिन 80TTA की डिडक्शन मिलेगी 10,000 रुपए की। अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो उसकी लिमिट 50 है, तो फिर पूरे 12 की मिल जाती, अभी कितने की मिलेगी, 10,000 की, क्योंकि उसने आपसे जीटीआई नहीं टोटल इनकम पूछा है। एक बार कराता हूं, देखना आप, क्वेश्चन सेकंड ए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। दो केसेस हैं, या तो वो पर्सन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है और या फिर नॉट ऑर्डिनरली, लिख देते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और दूसरा केस है बच्चों रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला पॉइंट है, हमने अभी पढ़ा है रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन मलेशिया। अब आप में से कहेंगे, मैंने कहा जो रेजिडेंट है ना ऑर्डिनरली, उसके लिए बाहर की सारी इनकम टैक्सेबल है, लेकिन हम नोट बनाने वाले हैं बच्चों कि अगर इसको हम ग्रोस सैलरी माने तो इस 50 की डिडक्शन भी मिल जाए। आगे बढ़े हम, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड, लेकिन कंट्रोल इंडिया से है। अब कंट्रोल इंडिया से है तो बच्चों सबके लिए, पहले दोनों के लिए टैक्सेबल, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये 3 लाख रुपीज है। इसके बाद थर्ड वन, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, तो वो जो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है वो टैक्सेबल नहीं होते, लाने से कैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स अर्न्ड इन सिंगापुर, ये इनकम ही नहीं है प्रीवियस ईयर की, तो लिख दोगे नॉट टैक्सेबल।
अब यहां लिख सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। जहां कहीं भी आप ऐसा कर रहे हैं लिख सकते हैं ये किस कारण से, क्योंकि उसको ज्यादा बेटर माना जाता है कि बच्चे ने एक्सप्लेनेशन साथ के साथ दी है। आगे बढ़े। डी पॉइंट है बच्चों कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन इंडिया। अब सेल ऑफ लैंड इन इंडिया कहीं मर्जी रिसीव्ड हो तो आप यहां लिख सकते हैं डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। कहां से अर्नड है, यहीं से। अमाउंट है बच्चों 2 लाख रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड एट नेपाल 18,000 रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। तो मतलब इनकम कमाई भी बाहर है, रिसीव्ड भी बाहर है। तो सिर्फ फर्स्ट के लिए इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड एट नेपाल रिसीव्ड देयर, ब्रॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, देन ब्रॉड टू इंडिया। अमाउंट है बच्चों 18,000 सिर्फ पहले के लिए। नेक्स्ट है बच्चों ही पेड 50,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो वो पता है वो तो एक खर्चा है उसकी, तो एटीसी की रिडक्शन मिलेगी। अब आप लिखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन एसबीआई 12,000 रुपए। आप लिख दो यहां बच्चों डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब सिर्फ आपका काम पता है क्या है, इसका करो टोटल दोनों। ये हमारा आ रहा है 5,80,000, ये हमारा आ रहा है बच्चों 5,12,000। बस अब इसके बाद आप क्या करो डिडक्शन दो दो। एक तो एटीसी की जो रीपेमेंट किया है प्रिंसिपल अमाउंट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये बच्चों 50,000। और दूसरा 80DD इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, लिमिट होती है बच्चों 10,000। रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है ये डिडक्शन लेने के लिए, इसलिए दोनों केसेस में मिलेगी। अभी हम नोट लिख देते हैं कि रेमोनरेशन को ग्रोस सैलरी मानकर 50,000 रुपए की रिडक्शन दी जा सकती थी। अभी के लिए ऊपर वाला जीटीआई है और ये टोटल इनकम जो उसने हमसे पूछी है। पहले केस में 5,20,000 और दूसरे केस में 4,52,000। और अब एक बार नोट देखो, आप यहां लिखेंगे रेमोनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन मलेशिया, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं हमें, कैन बी ट्रीटेड एज ग्रोस सैलरी, देन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) shall be allowed ₹50,000 taxable salary for ordinary resident will be nil। उस केस में जो टैक्सेबल सैलरी है वो जीरो हो जाती।
ये आपने प्रॉपर रीजन बता दिया है। बी पार्ट, अब ये बच्चों टीडीएस टीसीएस का है। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। पहला बच्चों, एबीसी लिमिटेड पेड रेंट 75,000 प्लस, अब ये एक कंपनी है जो रेंट पे कर रही है, इसके ऊपर ना बच्चों सेक्शन अप्लाई हो जाता है 194I, रेंट पेड, ठीक है। उसकी लिमिट है 20,000 पर मंथ। लगता कैसे है, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट है तो 2%, और अगर वो आपका फर्नीचर फिक्सचर या लैंड एंड बिल्डिंग है तो उस केस में 10%। तो यहाँ पर आगे जो 18% लग रहा है उसको नहीं ले रहा हूँ, 75,000 रेंट पे कर रहा है प्लस 18% जीएसटी पर मंथ टू मिस्टर राम फॉर द ऑफिस प्रीमिसेस फ्रॉम 1/4/23 टू 31st March 24, पूरा साल। मिस्टर राम हैज फर्निश्ड हिज पेन एंड आल्सो फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर ड्यू डेट रेगुलरली, मतलब उसने आपको अपना पेन भी फर्निश्ड किया है और वो अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करता है, मतलब आपको रेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब अगर यहाँ देखें तो 75,000 रुपए मंथली रेंट है, आप उसको छोड़ो जीएसटी को, 75 गुना 12 होता है 9 लाख और उसका 10% होता है 90,000, तो आपको साल में टोटल टीडीएस कितना काटना है 90,000। तो अभी इसको लिखेंगे, एक बार सेकंड पार्ट और पढ़ लेते हैं फिर इकट्ठा लिख देंगे। सेकंड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड सेल्स 2 cars to Mrs. अंजू कॉस्टिंग 4 लाख एंड 12 लाख रिस्पेक्टिवली। अब जो 4 लाख वाली है उस पे टीसीएस का कोई लेना देना नहीं, 12 लाख वाली पे है ऑन 1 मई एंड 21 दिसंबर 23, तो ये वाली Mrs. Anju has furnished her pen, file her return of income regularly before the due date। तो अब जो टीसीएस है वो आप सेक्शन याद रख सके तो बेस्ट है, 206C1F, और लगता किस रेट से है 1% से, रेट तो याद रखना ही पड़ेगा। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कर देते हैं दोनों को। बी, आपने पहले फर्स्ट पार्ट किया, आप लिखेंगे एज पर सेक्शन 194I रेंट एक्सीडिंग ₹240,000 is liable for TDS। रेंट 2,40,000 रुपए से ज्यादा का है तो वो लाइबल है टीडीएस के लिए। रेट ऑफ टीडीएस इज 10% फॉर प्रीमिसेस। हियर रेंट पेड is 75,000 per month. So total payment during the previous year was ₹9 lakh, 75,000 into 12 excluding GST. So TDS under section 194I 10% of 9 lakh बच्चों 90,000। आप लिख दो आगे ये भी, shall be deducted at the time of, जैसे ही 240 से ऊपर हुआ होगा ना तो जब जब क्रेडिट क्या होगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। यह पूरा प्रोविजन हो गया, 2 मार्क्स का ही तो है ना बच्चों, सब बता दिया उसको। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, उसने हमसे कहा है कि 2 कारें बेची हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड और एक कार 4 लाख की है, एक 12 लाख की है। तो हम पहले प्रोविजन लिखेंगे एज पर सेक्शन
206C 1F, if sale value of individual car exceeding rupees 10 lakh, then seller will collect tax at source at the rate of 1% on sales value of car. So TCS under section 206C1F 1% of 12 lakh, 12,000 रुपए TCS कट जाएगा। ये थर्ड का ए जो है बच्चों अदर सोर्सेज का है, डीम्ड डिविडेंड का है 222E। मिस्टर रवि रिसीव्ड एन एडवांस 2 lakh ऑन 10th May 2023 फ्रॉम ए क्लोजली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी कहते हैं, इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, इन विच ही होल्ड 22%, 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। द कंपनी हैड एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 1 lakh। अब भले ही इसने एडवांस 2 लाख लिया है, डीम्ड डिविडेंड अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। एट द टाइम ऑफ गिविंग द एडवांस, compute the amount of income to be included in the hands of Mr. Ravi for the assessment year 24-25 and also state the head under which it is to be included। तो इनकम उसके मतलब जो अकाउंट में इंक्लूड होगी वो 1 लाख होगी अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अदर सोर्सेज में अंडर सेक्शन 222E एज डीम्ड डिविडेंड। एक बार पहले पूरा लिख देते हैं कैसे करना था। थर्ड ए फर्स्ट, हियर मिस्टर रवि has more than 10% shareholding in closely held manufacturing company। He has taken loan from the company रुपीज 2 lakh। अब आप 222E अप्लाई करें। सेक्शन 222E shall be applicable because Mr. Ravi has more than 10% share in closely held company and taking loan from company, so to the extent of accumulated profit it will be treated as deemed dividend under section 222E। तो अब मेरे से कोई पूछे कि ये, मैं कहूंगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और अमाउंट सीधा सामने लिख दो 1 लाख रुपीज, क्योंकि 1 लाख का है ना, ये 2 मार्क्स का, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलते बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का पीजीवीपी का है, ये हमारा सेक्शन 35 का एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। मिस्टर राव furnishes the following information regarding the payment made towards scientific research during the financial year 23-24। तो जब हमने ये पढ़ा है सेक्शन, तो हमने यूं पढ़ा है
कि रिसर्च से रिलेटेड खर्चों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला इन हाउस रिसर्च और दूसरा पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसी। जो इन हाउस रिसर्च है उसमें दो तरह के खर्चे हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एक्सेप्ट परचेस ऑफ लैंड, लैंड के आपको एक्विजिशन के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी जो आप बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च करेंगे, एक्विजिशन के लिए खर्च करेंगे, 100% डिडक्शन अलाउड है। इवन 3 साल पहले अगर आपने कोई खर्चा कर रखा है और आपकी कमेंसमेंट अब होती है तो भी आपको वो अलाउड हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में जो प्रीवियस ईयर में करोगे कमेंसमेंट में के बाद वो तो अलाउड है ही सही, और पुराना जो 3 साल वाला खर्चा है जितना सर्टिफाइड कर देगी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, उसमें दो ही खर्चे हो सकते हैं, जो मटेरियल खरीदा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए और जो पेमेंट सैलरी की है स्टाफ को। और आउटसाइड एजेंसी के अंदर 4 पॉइंट पढ़ाए थे। पहला, अगर आप किसी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, एसोसिएशन को दे रहे हो, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, किसके लिए, फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च, अगर इन्हीं को आप कर रहे हो सोशल और स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। तीसरा, आप अमाउंट पे कर रहे हो इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए जिसको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिली हुई है। इंडियन कंपनी मैंने बोला है मतलब रजिस्टर्ड इंडिया में है, इसी पर्पस के लिए बनी हुई है, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। फोर्थ, अगर आप डोनेशन दे रहे हो नेशनल लेबोरेटरी को, आईआईटी को, इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटी को नोटिफाइड साइंटिफिक प्रोग्राम के लिए, तो आपको 100% की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। तो यहाँ एक बार आप देखो, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर अलाउड है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च अलाउड है। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन 1,50,000 अलाउड है। ये सब हमारे सेक्शन 35 में हमें सिर्फ अलाउड बताने हैं, तो ये अभी हमने टिक लगा दिए। नेक्स्ट, amount paid to H Limited, an Indian company which has as its main object scientific research and approved by prescribed authority, approved है prescribed authority से, तो allowed है। इसके बाद expenditure of 250 towards purchase of land, ये नहीं है allowed, क्योंकि लैंड पे आपको डेप्रीशिएशन भी नहीं मिलता, तो 100% डिडक्शन क्यों देगी गवर्नमेंट। उसी का ही तो सब्स्टिट्यूट है ना कि आपको मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन की बजाय 100% डिडक्शन एक बार ही दे देती है आप अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। ही आल्सो इनकर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 लाख towards salary of research staff in the financial year 22-23 before commencement of business certified by the prescribed authority। तो जैसे ही आपको प्रीवियस ईयर में सर्टिफाइड मिलेगा गवर्नमेंट डिडक्शन दे देगी। कंप्यूट द डिडक्शन अलोएबल अंडर सेक्शन 35 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 assuming that he has not opted for default tax resign अंडर सेक्शन 115 बीएसी। क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन को ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो ही आपको बाहर वाले कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ तो सारे में उसने बिना कहे ऑप्ट आउट करा रखा है, तो नॉर्मल वे में क्वेश्चन होगा। अगर मैं यहाँ अमाउंट निकालू ना बच्चों, तो यहाँ इन सबको ऐड कर दो, जैसे 2 लाख, 250, 150, 10 लाख रुपए। तो एक बार इसको पूरा लिख देते हैं हम अपने पास। क्वेश्चन थर्ड ए सेकेंड पार्ट, तो हमारे से क्वेश्चन में इसने पूछा है डिडक्शन अलोएबल, तो हम यहां लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अलोएबल अंडर सेक्शन 35 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एक एक करके लिखते जाएंगे, जो नहीं अलाउड होगी नॉट अलाउड, बाकियों के अमाउंट साथ में आ जाएंगे। हमने सबसे पहला लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च incurred during the year। अमाउंट है 1 लाख। सेकेंड नंबर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च 3 लाख रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन,
जो लाइनें लिखी हैं वो जरूर लिखनी होती हैं, क्योंकि उनको अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स पूरे देंगे नहीं वो। इसके बाद फोर्थ वन है अमाउंट पेड टू एच लिमिटेड। अब इसका इंडियन कंपनी होना जरूरी है, लिखा है एन इंडियन कंपनी, और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, विच हैज एज इट्स मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। 2,50,000। इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों लैंड परचेज किया है ना, उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी, तो सामने हम लिख देंगे कि नोट अलाउड। क्या है एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2,50,000 टुवार्ड्स परचेज ऑफ लैंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। यहां सामने लिखेंगे नोट अलाउड। यहां आप अंदर थोड़ा लिख भी सकते हैं 100% डिडक्शन इज अलाउड ओनली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड। लैंड के लिए नहीं मिलेगी। और इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इसने ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है 2 लाख, सैलरी टू रिसर्च स्टाफ है तो 22-23 का, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले है और अब सर्टिफाइड हो गया तो अब मिल जाएगी डिडक्शन। लिख देंगे सैलरी पेड टू रिसर्च स्टाफ साथ में लिख देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred in financial year 22-23 before commencement of business and certified by। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सर्टिफाइड होना जरूरी नहीं है, रेवेन्यू के लिए सर्टिफाइड होना जरूरी है अगर पुराना खर्चा है। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी 3 साल पहले तक का खर्चा अलाउड होता है, तो ये तो पिछले साल ही हुआ है, तो ये है बच्चों 2 लाख। तो टोटल अगर हम बात करें डिडक्शन तो 10 लाख रुपए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है इससे बच्चों कैपिटल गेन का। आसान सा क्वेश्चन डाला है, नो डाउट 54 की एग्जाम्शन भी है। मिस्टर सुरेंदर furnishes the following particular for the previous year ending 31st March 24. He had a residential house inherited from his father in December 2009. Fair market value of which on 1st for 2001 is 13 lakh. In the year 13-14, further construction and improvement costing 10 lakh. तो मतलब फादर से इनहेरिटेड के थ्रू मिला है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फादर ने खरीदा कब था, क्योंकि इसने फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की दी है तो नो डाउट उससे पहले खरीदा होगा। इसने इंप्रूवमेंट पे 13-14 पे खर्च किए हैं 10 लाख रुपए। द हाउस वाज ओरिजिनली परचेज बाय हिज फादर ऑन 1st March 2000, मतलब 1/4/2001 से पहले खरीद रखा है 10 लाख का। तो अब इन दोनों में से जो ज्यादा 13 लाख रुपए, 10 और 13 में से ज्यादा, डेट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 10 मई 2023 को हाउस वाज सोल्ड फॉर 75 लाख। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर इज 50,000। तो ग्रोस सेल कंसिडरेशन 75 लाख रुपए है, खर्चे हुए हैं 50,000। 20 दिसंबर 23 को ही परचेज ए रेजिडेंशियल हाउस फॉर 12 लाख। तो ये जो रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है ना, 1 साल पहले 2 साल बाद तक आप खरीद सकते हैं, तो उसकी आपको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 की।
ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस, इसके पास पहले से कोई और हाउस है नहीं। अब कैपिटल गेन के लिए CII चाहिए, कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। CII आपको 13-14 का 220 बता रहा है, 23-24 का 348, वो तो हमें याद ही होता है। 9-10 की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे इसको इनहेरिटेड हुआ है, और 1-2 का पता है 100 होता है। ये दोनों तो हम याद ही रखते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है 348, और जो 2001-2 है उसका 100। बीच वाला कोई ईयर होता है, जैसे यहाँ 13-14 इंप्रूवमेंट में, तो उसका बता रहा है। एक बार अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड बी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सबसे पहले आप लिखो ग्रोस सेल कंसिडरेशन 75 लाख लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000, 74,50,000 नेट सेल कंसिडरेशन लेस, सबसे पहली चीज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का नोट बनेगा, क्योंकि 1/4/2001 से पहले लिया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने में परचेज किया है इसके फादर ने, या जो फेयर मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 की, दोनों में से जो ज्यादा है। ऊपर 348, नीचे 100, सोल किया 45,24,000। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट पे इसने पैसे खर्च किए हैं 10 लाख रुपीज 13-14 में। ऊपर आपका 348, नीचे 220, ये आ रहा है 15,81,818। हमने ये लेस कर दिया, तो ये हमारे पास कैपिटल गेन बच गया 13,44,182, दैट इज LTC। अब आ जाते हैं हम एग्जम्पशन पे, जो इसने परचेज किया है नया रेजिडेंशियल हाउस, तो हम लिख देंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। यहां हमने लिख दिया परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस 12 लाख, तो आपका टैक्सेबल LTCG हो जाएगा 1,44,182। अब एक बार नोट पे आ जाते हैं, हम लिखेंगे हियर हाउस वाज इनहेरिटेड बाय मिस्टर सुरेंद्र फ्रॉम हिज फादर, सो cost of acquisition for him will be as to his father। अब दोनों में से जो ज्यादा होता है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, तो हम यहां लिखेंगे नाउ हाउस वाज परचेस्ड बिफोर 1/4/2001, so cost of acquisition will be first one fair market value as on 1/4/2001 और actual purchase consideration। अगर ये मान लो जैसे प्रॉपर्टी है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा FMV नहीं हो सकती, मतलब आप मान कर चलो उसका ये अमाउंट है हमारा 13 लाख, और इसके फादर ने परचेज कर रखी है 10 लाख रुपीज। साथ में आप लिख दोगे विच एवर इज हायर।
सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ₹13 लाख। क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। ए पार्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का है। कहता है मिस्टर जोशी, रेजिडेंट इंडियन, एज्ड अबाउट 58 ईयर, फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। एक एक इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 2 लाख। इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस 3 लाख। प्रोप्राइटरी का मतलब एज सोल प्रोप्राइटर नॉर्मल बिजनेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 2 लाख। short term capital loss on sale of equity share listed in recognized stock exchange STT paid, ये ना 111 ए है और ये आराम से यहां से सेट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी 50,000 रिसीव्ड बाय हिज सन एज 21 ईयर आउट ऑफ मनी गिफ्टेड बाय मिस्टर जोशी इन 2022। अब इसने गिफ्ट कर रखा हो भले ही, लेकिन वो है तो मेजर सन, तो इसकी इनकम क्लब नहीं होगी। ये माइनर होता तो जरूर क्लब हो जाती, फिर चाहे इसने ना भी गिफ्ट किए होते और एग्जम्पशन भी मिलती 1500 रुपए की, लेकिन अब तो क्लबिंग होगी ही नहीं। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, आप स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस ऑर्डिनरी बिजनेस या किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते तो कैरी फॉरवर्ड होगा। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस दैट विल आल्सो बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि इसी इनकम से होता है। अब ये कह रहे हैं फॉलोइंग आर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। पहला है ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22। 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है और उस दौरान सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2,50,000 रुपए है और आप अगर देखें ऊपर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो 2 लाख, तो 2 लाख यहां से सेट ऑफ कर देंगे और 50,000 फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और प्रोप्राइटरी बिजनेस फ्रॉम असेसमेंट ईयर 13-14। अब इसके ना 8 साल बीत चुके हैं। ये जानकर ऐसे देते हैं, बच्चा करता क्या है, ये ना डेड लॉस है, ये सेट ऑफ होगा ही नहीं। जैसे देखो 13-14 से मैं चला, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 21-22 तक उसके 8 साल हो चुके हैं। तो 23-24 में मिलने ही नहीं वाली। वो तो देगा जानकर कि बच्चा करता क्या है, उसने 50 घटाए नहीं और गलत हुआ नहीं। ना तो लॉस सेट ऑफ होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट ईयर के लिए बच्चों कैरी फॉरवर्ड होता है, पहले पीजीबीपी में से फिर कहीं से भी। तो इसलिए मेरे को इसके ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 1 लाख रुपए आपका सेट ऑफ होगा बिजनेस इनकम में से, तो पहली प्रायोरिटी उसका बिजनेस एड ही है। उसके बाद बोलता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19 90,000। नो डाउट 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन अभी पहले क्या कह रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर डेट ईयर वाज फाइल्ड, लेट रिटर्न भरी थी, सेक्शन 80 एप्लीकेबल हुआ होगा, वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं पाएगा आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो डेट इज आल्सो डेड लॉस, ना सेट ऑफ ना कैरी फॉरवर्ड। अगर बाय चांस हो भी पाता तो भी ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं था, शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं होता, लेकिन अभी तो ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होने वाला। कंप्यूट the total income of Mr. Joshi for the assessment year 24-25 and show the item eligible for carry forward, assuming that he exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A। एक बार बच्चों अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, कंप्यूटेशन ऑफ ए पार्ट टोटल इनकम। For the assessment year 24-25 हमने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले पहला हेड बच्चों सैलरी होता है, वो है नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारे को इनकम सीधा कंप्यूटेड दे रखी है 2 लाख, लेकिन साथ में ही लॉस बता रखा है नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड 250, तो 2 लाख तो सेट ऑफ हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमने 2 लाख रुपए बच्चों सेट ऑफ कर दिया। तो मेरे से कोई पूछे बाकी 50,000, तो मैं लिखूंगा बैलेंस
loss from household rupees 50,000 shall be further carry forward, क्योंकि वो पहले ही पुराना है तो वो और आगे जो बचे हुए ईयर हैं 8 में से उसके लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पहला हो। सेकंड वन, आप आ जाओ इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो ऑर्डिनरी से सेट ऑफ नहीं होगा, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है उसके तो 8 साल ही हो चुके हैं, तो हम पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस। सब कुछ इसी के साथ लिख देंगे, नीचे नोट तक जाते हैं ना तो बिना वजह बहुत टाइम लगता है और याद रखना पड़ता है, वहीं के वहीं सारा कुछ हो जाएगा। यहां हम लेस कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन 1 लाख रुपीज, तो ये बाकी 2 लाख इनकम है। इधर से आप लिखेंगे लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस ₹40,000 shall be कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ प्रोप्राइटरी बिजनेस is a dead loss because it's 8 years, 8 assessment year has already been expired। उसके जो 8 असेसमेंट ईयर है ना वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो वो लॉस जो है वो डेड लॉस है। इट विल नेवर बी इट विल नेवर बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर फर्दर असेसमेंट ईयर्स। आगे की ईयर्स के लिए ना तो ये सेट ऑफ होगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इसके बाद आ गए बच्चों हम कैपिटल गेन हेड में। उसमें आपके पास पहले नंबर पे तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि है हमारा 2 लाख रुपए। उसमें से आप लेस कर देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111 जो कि है 75,000, हमने घटा दिया 125। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो आपका डेड लॉस है, क्योंकि रिटर्न टाइम पे भरी ही नहीं थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19 shall not be allowed to brought forward and set off because return of that year was not filed before due date of return of that year। उस ईयर की जो ड्यू डेट थी ना तब तक आपने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया था, तो नहीं किया था तो फिर गवर्नमेंट आपको कैसे अलो करे। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें सिर्फ हमने ये बताने के लिए लिखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी इसके सन की है वो क्लब नहीं होगी, और जो लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो हमने यही लिखा इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी ऑफ हिज सन एज्ड 21 years shall not be clubbed in his income। It will be taxable
फॉर हिज सन, ये उसके सन के लिए ही टैक्सेबल हो। और जो लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग, वे सोर्सेस है, ₹50,000 शैल बी कैरी फॉरवर्ड। 4 साल के लिए स्पेकुलेशन का होता है, 4 साल के लिए इसका हमने क्या करना है, हमने तो टोटल करना है बस। अब एक बार आप ऐड करो, तो ये बच्चों इसकी जो टोटल इनकम है जीटीआई है वो 325 है, क्योंकि कोई डिडक्शन तो है नहीं, बस हमने कैरी फॉरवर्ड साथ के साथ लिख दिए। बी पार्ट है बच्चों, उसमें ना हमें दो केसेस दे रखे हैं, दोनों के दोनों रिटर्न ऑफ इनकम के, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप मान कर चलो ROI का, रिटर्न ऑफ इनकम का, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं फिर और वाला करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। पहला, ये मिस्टर अनीश है, एज है 31 ईयर, इसने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन ऑप्ट किया है, 115 BAC, मतलब उसको ऑप्ट किया है। हैड ए टोटल इनकम ऑफ 290, 3 लाख से कम है इसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। हम कहेंगे नहीं है। अगर ये ऑप्ट आउट कर लेता, ऑप्ट ना करता, ऑप्ट आउट कर लेता, तो ये लायबल हो जाता, क्योंकि उस केस में 2.5 लाख की लिमिट हो। सेकेंड वन, श्रीमती पटेल एज 65 ईयर, अब ये सीनियर सिटीजन है, हैज ए TDS क्रेडिट ऑफ 55,000। नॉर्मल पर्सन के लिए TDS जो अमाउंट है, TCS अमाउंट है, उसका एग्रीगेट अमाउंट 25,000 होता है, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो अगर हम यहां देखें तो इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। थर्ड वन, ग्रोस रिसीट्स ऑफ मिस्टर अजीत एज 45 ईयर एन आर्किटेक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। अब ये प्रोफेशनल पर्सन है, 12 लाख से ऊपर की, मतलब 10 लाख से ऊपर की रिसीट्स है, हालांकि जो प्रोफेशन से इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, और कोई इनकम नहीं है। तो 139(1) के अकॉर्डिंग नॉर्मली लाइबल नहीं था, लेकिन 12AA के अंडर लाइबल कर दिया गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि ग्रोस रिसीट्स प्रोफेशन में 10 लाख से क्या है, ऊपर है। ये हमें रीजन देकर लिखना होगा कि लाइबल है। तब इसका सेकंड पार्ट और लिख कर कि कोई एक करना है। CBDT हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 डेटेड 21/4/22 इंसर्टेड रूल 12AB notified which are all the person other than a company or a firm who is not required to file return of income under section 139(1) must file the return of income, state who are required to compulsory टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसमें 4% लिखने हैं हमने। पहला, अगर कोई पर्सन बिजनेस से एग्रीगेट जो उसकी टर्नओवर है, ग्रोस रिसीट्स है, वो 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन से उसकी ग्रोस रिसीट्स जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, अगर उस पर्सन का TDS TCS का क्रेडिट अमाउंट 25,000 या उससे ज्यादा है, और अगर वो सीनियर सिटीजन है रेजिडेंट तो 50,000 से ज्यादा है, और सेविंग अकाउंट में एक या ज्यादा जो उसके नाम पर है, उसमें टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है प्रीवियस ईयर में वो 50 लाख से ज्यादा है। तो एक बार लिख लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन 4B पार्ट, तो हम इसके एक एक पॉइंट को लिखते हैं, उस पॉइंट में हम पूरा डिटेल कर देंगे कि किस अकॉर्डिंग लायबल है। पहला केस है, इसकी एज 31 ईयर है, इसने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन को ऑप्ट किया है, और इसकी टोटल इनकम 290 है। तो हमने कहा नो, he is not liable for filing return of income अंडर सेक्शन 139(1). सेक्शन याद रहे तो लिखना है, अदरवाइज नहीं, बिकॉज हिज टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 BAC is not exceeding basic exemption limit of ₹3 लाख। ये पहला पार्ट आंसर, क्योंकि उसकी टोटल इनकम 290 है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है
कि जो श्रीमती पटेल है उसका टीडीएस क्रेडिट 55,000 है, तो हम कहेंगे यस शी इज लायबल फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बिकॉज शी इज सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट आगे लगा लेना, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एंड हर टीडीएस क्रेडिट, her TDS credit was rupees 55,000, more than 50,000 during the previous year. थर्ड केस बच्चों, ग्रोस रिसीट्स मिस्टर अजीत की 45 ईयर एज है, आर्किटेक्ट है, तो मतलब प्रोफेशनल पर्सन है, 12 लाख रुपए है, हालांकि उसकी जो टोटल इनकम है वो 225 है, तो हम कहेंगे यस ही इज लायबल फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बिकॉज his gross receipts from profession was rupees 12 lakh, exceeding rupees 10 lakh during the previous year. Even if चाहे his total income not exceeding बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है। ओवर करने के बाद बच्चों इनकम टैक्स वाला पोर्शन ओवर, ये ओवर। इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आप वो केसेस बता दो 12AB के कि एक पर्सन सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने उसको लायबल कर दिया। तो हम लिखते हैं इन द फॉलोइंग केसेस ए पर्सन अदर देन ए कंपनी, क्योंकि कंपनी और फर्म तो वैसे ही लायबल है, और फर्म इज लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर रूल 12AB, who is not required to file return of income अंडर सेक्शन 139(1). अब एक बार वो केसेस लिख रहे हैं। पहला केस फर्स्ट, इफ हिज टोटल सेल टर्नओवर ग्रोस रिसीट्स, कुछ भी लिखो बिजनेस से, मोर देन 60 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेम ऐसे ही प्रोफेशन में कि अगर उसकी जो ग्रोस रिसीट्स है फ्रॉम प्रोफेशन exceeding 10 lakh during the previous year. Third case, if aggregate of his TDS and TCS credit more than 25,000 during the previous year. However, this limit is rupees 50,000
इन केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए जो लिमिट 25,000 रुपए है, वो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है। और लास्ट, इफ डिपॉजिट इन is one or more saving account in aggregate is more than rupees 50 lakh during the previous year। ये बच्चों इसके साथ इनकम टैक्स का पूरा आपका पोर्शन कंप्लीट।